हेलो एवरीवन, माय सिक्स एट द बुटीक नवरात्रि टॉक शो 2024 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डे है 2। आज की देवी है ब्रह्मचारिणी और आज का कलर है ग्रीन। ये कलर रिफ्लेक्ट करता है ग्रोथ, नेचर एंड फर्टिलिटी। और आज का टॉपिक है फिटनेस। आज के हमारे ये टॉपिक के गेस्ट है जयश्री तांदड़े मैडम। तो चलिए आज उनको मिलने चलते हैं। लेट्स गो। वेलकम मैम। तो इनका एक स्मॉल इंट्रो मैं देना चाहूंगी। ये आप डायरेक्टर एंड फाउंडर है दीर्घायु योगा क्लासेस के। आपने डिप्लोमा किया है इन योगा अंतर्राष्ट्रीय योगा इंस्टीट्यूट फ्रॉम बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली। यहाँ से इन्होंने थेरेपी ट्रेनिंग ली हुई है। लास्ट 25 ईयर्स से लातूर में ये योगा, फिटनेस, डाइट, काउंसलिंग क्षेत्र में लीडिंग प्रैक्टिस करते हैं। इनका काफी अच्छा नाम है ये पूरे लातूर में हमारे। उसके साथ साथ में आपने योगा और एक्सरसाइज को वेट ये एस्पेक्ट तक ही सीमित ना रखते हुए लाइफस्टाइल डिसीज और मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए भी बढ़ावा दिया हुआ है। और बहुत सारी जगह पे इनको एक्सरसाइज, फिटनेस, मेडिटेशन ये सब चीज़ों का मार्गदर्शन करने के लिए भी इनवाइट किया जाता है। तो हम आज जयश्री जी से सब सुनना चाहेंगे कि फिटनेस के लिए डे टू डे के लाइफ में मेंटल हेल्थ के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलो अभी हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मैम, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि डिफरेंट एज ग्रुप के महिलाओं के लिए कितने मिनिट एक्सरसाइज करना मस्ट है? सर्वांना पहिल्यांदा नवरात्रीच्या शुभेच्छा। आता जो क्वेश्चन विचारलेला आहे मॅडमने त्याचं तुम्हाला मी व्यवस्थित आन्सर देईल, जे की तुम्हाला त्याचा फायदाही होईल। डिफरंट एज मध्ये जसं की 10 इयर्स पासून तुम्ही योगा सुरू करू शकता। 10 ते 25 एज पर्यंत 1.5 तास तुम्ही वर्कआउट करू शकता। मग त्यामध्ये तुम्ही वॉकिंग करा, सूर्यनमस्कार करा, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करा। 25 नंतर थोडंसं हार्मोन्स चेंजेस व्हायला लागतात तुमच्या बॉडीमध्ये। 25च्या एज नंतर तुम्ही वर्कआउट सोबत एक्सरसाइज तर महत्वाचेच आहे, त्याच्यासोबत प्राणायाम पण गरजेचा आहे आणि त्यानंतर मेडिटेशन ही गरज आहे। 25 ते 70 वर्षापर्यंत तुम्ही करू शकता। बरोबर आहे हे वर्कआउट आणि एक्सरसाइज फक्त गाईडलाईन मध्ये करा किंवा थोडंसं स्वतःला काय करायचं आहे आणि काय करायचं नाही हे आपलीच बॉडी आपल्याला सांगत असते। त्यानुसार तुम्ही स्वतःवरती फोकस ठेवून वर्कआउट करा। बरोबर है। खुद के बॉडी को सुन के एनालिसिस करके अगर वर्कआउट करो तो कभी भी वो बेनिफिशियल रहेगा। उसके साथ साथ जैसे कि 40-45 मिनट्स का वॉक, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि जैसे कि 40-45 मिनट्स का वॉक कर लिया, भाई मेरा एक्सरसाइज हो गया, मैं अभी फिट रहूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस बारे में आपका क्या व्यू है? 45 मिनट्स वॉक इज द बेस्ट। और हर एक डॉक्टर भी सजेस्ट करता है कि वॉकिंग करो, सब आपके हेल्थ इश्यू कम हो जाएंगे। लेकिन जब वॉकिंग करते हैं तो लेग्स मूवमेंट ज्यादा होते और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, हार्ट के रिलेटेड भी एक्सरसाइज हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ में जैसा कि हमारा कॉन्स्टिपेशन होता है बहुत सारे लोगों को वॉकिंग करने के बाद में भी, या फिर पेट साफ नहीं होता है, फिर थोड़ा सा कभी कभी ऐसा लगता है कि थकान आई है वॉकिंग के बाद में, तो उसके लिए पेट के कुछ एक्सरसाइज होना चाहिए, जैसा कि धनुरासन है, सूर्य नमस्कार है, प्राणायाम है और कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। ये खुद एक बार एक पैटर्न सीख लो या फिर थोड़ा सा स्टडी करो और अपने घर पे ही आप कर सकते हो। समझो आपको टाइम नहीं है तो टाइम है तो आप 45 मिनट्स वॉक करो, आधा घंटे का योगा करो। कौन सा भी आपको जो टाइम में जैसा टाइम मिलता है वैसा ही करना चाहिए। और सबसे मेन बात ये बोलूंगी आपको कि डेली वर्कआउट 4 या 5 डेज वर्कआउट इज मस्ट। अच्छा, हाँ,
बराबर। ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन ही वर्कआउट, 8 दिन कंपलसरी होना ही चाहिए, हम्म। वो इसमें गए तो आपका कभी वर्कआउट ही नहीं होगा। सही है, सही है। तो मतलब जैसे कि हम अगर वॉक के साथ में एक 10-15 सूर्य नमस्कार जिसकी बॉडी की जैसी कैपेसिटी है हाँ, वैसा। वैसे भी किया तो भी उसको वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। वॉक के साथ सूर्य नमस्कार या अपर बॉडी एक्सरसाइज ये अगर आप कर लो तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उसके साथ साथ जैसे कि काफी सारे फीमेल्स ऐसे होते हैं कि जो बचपन में कभी कोई गेम स्पोर्ट्स खेले हुए नहीं रहते हैं या उन्होंने कभी योगा किया हुआ नहीं रहता है, सडन आफ्टर सम एज उनको ऐसे लगता है कि अरे अब मुझे थोड़ा फिटनेस के लिए कुछ करना चाहिए। तो ऐसे फीमेल्स ने अपना वर्कआउट कैसे बेसिक स्टार्ट करना चाहिए और क्या चीजों का उन्होंने ध्यान भी रखना चाहिए? स्टार्टिंग में थोड़ा सा वार्म अप करो। छोटे सबसे छोटे छोटे जो एक्सरसाइज रहते हैं जिसमें नेक मूवमेंट है, शोल्डर मूवमेंट है, नी मूवमेंट है, जो एक्सरसाइज है वो पहले करना चाहिए, वार्म अप में आ जाता है वो। और फिर उसके बाद में हल्का सा रनिंग करो, जॉगिंग करो। फिर उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में योगा करो स्टार्टिंग में। फिर थोड़ा और स्ट्रेंथ बढ़ गई आपकी और आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ गई है और मैं उसको और अच्छे से कर सकती हूँ, तो सूर्य नमस्कार की काउंट बढ़ा लो। राइट। हाँ, और सबसे इजी और सबको बेनिफिशियल है सूर्य नमस्कार। सही है। आप घर पे भी कर सकते हो, उसके लिए योगा टीचर की जरूरत नहीं है या किसी की गाइडलाइन में करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब ये चीज है कि बाबा तुम स्टेप बाय स्टेप जाओ। अगर तुम न्यूली हो एक्सरसाइज के लिए तो फिर स्टेप बाय स्टेप तुम्हारा वर्कआउट स्टार्ट करना चाहिए और तुम्हारी बॉडी की स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वर्कआउट का टाइम और वर्कआउट पैटर्न तुम इंक्रीज कर सकते हो। एडवांस वर्कआउट भी तुम उसमें अंडर गाइडेंस कर सकते हो। अभी जैसे कि काफी लोग लेट चालू करते हैं, बट अभी आज के दिनों में तो फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। तो ऐसे लगता है कि नहीं एटलीस्ट हमने लेट स्टार्ट किया बट अपने बच्चों में अगर एक्सरसाइज की आदत बचपन से अगर लगानी है तो उसके लिए हमने क्या करना चाहिए? हाँ, बेसिकली तो मैं ये बोलूंगी जब माँ प्रेग्नेंट रहती है गर्भ के अंदर ही ये संस्कार हो जाता है। अच्छा। हाँ, लेकिन उसके बाद में भी अभी ये बाकी लोगों को ये समझना मुश्किल है कि गर्भ के अंदर कैसा है, लेकिन मैं बहुत सालों से लेती हूँ, इसलिए जो लोगों के एक्सपीरियंस आते हैं वो हिसाब से तो मेरे को लगता है कि क्योंकि जो प्रेगनेंसी में गर्भ संस्कार करता है उसके बेबी के लिए कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, इमीडिएट ऑटोमेटिक अडॉप्ट कर लेता है। लेकिन समझो वो टाइम को नहीं हुआ या मालूम नहीं है या आपके पास टाइम नहीं मिला है, बराबर है, तो उसके लिए क्या? जब बच्चों को समझने शुरू हो जाता है और उसके घर के अंदर का जो माहौल है, जैसा कि माँ एक्सरसाइज करती है, पापा एक्सरसाइज करती है, दादी एक्सरसाइज करती है, तो ऑटोमेटिक उसको सराउंडिंग वो मिल जाता है। और सबसे मेन है कि जो छोटा बच्चा जो है, जो सराउंडिंग है अपने घर का जो माहौल है वही कैच करता है, अडॉप्ट कर लेता है और वही हिसाब से वो अपने आगे योगा समझो या कोई भी लाइफस्टाइल हो वो कैच करता है। तो उसके साथ साथ में जैसे कि ये टीन एजेस में जो बॉडी चेंजेस होते हैं उसके साथ काफी लोगों को आजकल जैसे कि लाइफस्टाइल प्रॉब्लम जैसे हो गया है कि पीसीओडी, पीसीओएस, ये जो रिलेटेड इश्यूज गर्ल्स में होते हैं, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे कि उनको कैसे हेल्प होगी वो चीज में? जैसा कि पीसीओडी है, ये तो लाइफस्टाइल, पूरा लाइफस्टाइल पे डिपेंड है। और जो फास्ट फूड है, अभी का जो फास्ट फूड है, डाइट, उसमें कैसा है कि आपका जो सुबह से लेके शाम तक जो रूटीन है उसको तुम कैसे मैनेज करते हो। जैसे कि लेट नाइट सोना है, सुबह लेट उठना है, बराबर, तो ऑटोमेटिक आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, सही है, हार्मोन्स। फिर उसमें कैसा है कि आपको सुबह से लेकर शाम तक एक रूटीन बनाना चाहिए। फिर वो रूटीन के हिसाब से तुम धीरे धीरे जैसे जैसे चेंजेस करोगे तो वो हिसाब से आपका बॉडी का हार्मोन्स बैलेंस में आएगा। और फिर आपका पीसीओडी के प्रॉब्लम्स रहे या पीरियड रेगुलर नहीं है या फिर बाकी कुछ हेल्थ इश्यू है, पेट के कुछ प्रॉब्लम्स है, वो भी उसमें कवर हो जाते हैं। उसको एक्सरसाइज का सपोर्ट रहा, समझो अभी मुझे प्रॉब्लम हो ही गया है किसी को पीसीओडी, तो उसके लिए एक्सरसाइज क्या रोल प्ले करता है? बहुत अभी तो कैसा है कि डॉक्टर भी बोलते हैं कि हमने टैबलेट दी है आपको, लेकिन उसके साथ आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। बराबर, जैसा कि 3 मंथ का मैंने पीसीओडी के लिए हार्मोन्स बैलेंस आने के लिए डॉक्टर्स टैबलेट देते हैं, लेकिन आपको उसके साथ में वो बोलते हैं कि योगा करो, एक्सरसाइज करो,
तो ही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और टैबलेट भी आपको लेने के बाद में जब योगा करते हैं तो आपका हार्मोन्स बैलेंस में आ जाता है और रूटीन भी आपका फिर धीरे धीरे आप शुरू कर सकते हो। तो उसमें आप धनुरासन कर सकते हो, फिर आप उष्ट्रासन कर सकते हो, नौकासन कर सकते हो। इससे आप हेल्प करते हैं। हाँ, ये हेल्प करेगे आपको प्रॉब्लम सॉल्व होने में ये हेल्प। तो मतलब टोटली मैम को ऐसे बोला है कि एक तो सबसे मैंने टीनेज का रात में का जगना, लेट नाइट तक जगना, लेट उठना बोलो या फिर फास्ट फूड, ये जो चीजें है टीनेज में जो ये बढ़ते जा रही इंक्रीजिंग प्रॉब्लम है, ये इनसे इनको पक्का हेल्थ इश्यूज होंगे। ये हेल्थ इश्यूज कम करने के लिए लाइफस्टाइल ठीक रखना है और उसके साथ साथ में योगा या एक्सरसाइज को अपने लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनाना है। यस मैम। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं कि नॉर्मली लेडीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी तो जो एक वेट पुट ऑन करती है, काफी वेट पुट ऑन हो जाता है, फैट और स्टमक फैट्स भी काफी स्टबन हो जाते हैं जैसे, और फिर बॉडी बेली बोलो या लूज फैट जो होते हैं बॉडी में काफी हद तक डिपॉजिट होते हैं वो। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं इनके लिए आप कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज बताओगे और या फिर क्या हमको एक की बता सकते हो कि जिससे हम लोग वापस हमारे बॉडी को नॉर्मलाइज कर सके? डिलीवरी प्रेगनेंसी के अंदर वेट पुट ऑन होता है बराबर, लेकिन उतना ही जल्दी कम भी हो जाता है। जैसा कि बेबी पेट के अंदर है तो सब घर वाले बोलते हैं कि पेट के अंदर है तो 2 लोगों का खाना खाना चाहिए, फिर घी ज्यादा खाना चाहिए, हेल्दी जो कुछ चीजें हो हर एक कोई आता है और हर एक खिलाता है उसको, क्योंकि उसका बेबी अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। लेकिन इतनी जरूरत नहीं है। दो भी पेट के अंदर बच्चा भी रहा तो भी माँ को जितना लगता है उतना ही खाना चाहिए, डाइट लेना जरूरी उतना ही लेना चाहिए। और वो भी उसके कुछ मील जो है वो हर एक 3-4 घंटे को, 4-4 घंटे को या 3 घंटे को करना चाहिए। एक साथ में बहुत सारा पेट भर के नहीं खाना चाहिए। बराबर। तो ये समझो आपने ध्यान दिया या उसको उस पर फोकस किया तो आपका प्रेगनेंसी में भी फैट ज्यादा बढ़ता नहीं है। अभी दूसरा आपका क्वेश्चन है कि डिलीवरी के बाद में बहुत फैट बढ़ जाता है। हाँ, सही है, बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ेगा, लेकिन उसको समझो आप अभी जैसा कि पहले 6 मंथ में सीजर होने के बाद में वर्कआउट शुरू करो ऐसे बोलते थे, लेकिन अभी कैसा है कि इतना सीजर इतना इजी हुआ है और कि आप 2 मंथ 3 मंथ में वर्कआउट कर सकते हो। ओके। हाँ, अभी फास्ट जनरेशन, सबको जल्दी काम पे लगना है, डॉक्टर भी उतने एडवांस हो गए हैं तो अभी 3 मंथ में जब तुम्हारी डिलीवरी हो जाती है और आप 3 मंथ के बाद में वर्कआउट शुरू कर देते हो तो उसमें आपका जल्दी फैट कम हो जाता है। और जितना लेट करोगे आप उतना फैट सैचुरेटेड हो जाता है और पेट के टमी फैट कम होना मुश्किल हो जाता है। जैसा कि अभी समझो कोई 3 मंथ में वर्कआउट शुरू कर देता है तो उसका 1 मंथ में 6 kg, 4 kg, 8 kg वेट लॉस हो जाता है। लेकिन वही 1 साल के बाद में करोगे आप तो उसको टाइम पीरियड लगता है। अभी 1 साल तो कोई भी नहीं करता है क्योंकि छोटा बच्चा है, अभी टाइम नहीं है, लेकिन सबसे वही अच्छा टाइम है। तो फिर घर के घर में वो क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं? ऐसा कुछ आप हमको टिप्स दे सकते हैं? 3 मंथ के बाद में तुम वार्म अप करो, सूर्य नमस्कार बेस्ट, इजी, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तुम्हारे बॉडी स्ट्रेंथ के हिसाब से उसके काउंट्स बढ़ा देना। हाँ, कुछ 1 वीक में 3 सूर्य नमस्कार, फिर 2 वीक में 5, ऐसा करते करते आप 10-15 तक जा सकते हो। ओके। तो इसके बाद अभी अपना अगला क्वेश्चन है कि अभी के अपने स्ट्रेसफुल एंड हेक्टिक लाइफ की वजह से जो कॉमन लाइफस्टाइल डिसीज है जैसे बीपी, शुगर, नी प्रॉब्लम, थायराइड, स्किन रिलेटेड इश्यूज, इन सब में एक्सरसाइज क्या रोल प्ले करता है? और मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि मैम के पास में ऐसे बहुत सारे उनके स्टूडेंट्स हैं हर एज ग्रुप के कि जो बहुत मेजर प्रॉब्लम लेके उनके पास आते हैं, बट वो एक्सरसाइज और उनको जो डाइट का डिसिप्लिन देते हैं उसके वजह से 80 इयर्स के भी फीमेल में अगर कुछ नी प्रॉब्लम भी रहा तो वो भी वो सॉल्व करते हैं, या बाकी भी जो बीपी या थायराइड रिलेटेड भी प्रॉब्लम। तो आज हम आपसे कुछ टिप्स चाहेंगे कि इन्होंने खुद के लिए कैसे चीज सोचना चाहिए, एक्सरसाइज या बाकी सब। हाँ, जैसा कि आप बीपी है या शुगर है
तो आप 3 मंथ को हर बार चेक करते चेक जाओ। करना। हाँ, समझो आपका शुगर बढ़ गया है या आपका बीपी बढ़ गया है, तो अभी समझो आपको शुगर बढ़ गया है, मालूम हो गया, तो बराबर। आप इमीडिएट 45 मिनट्स की वॉकिंग को थोड़ा बढ़ाओ। हम्म, वॉकिंग मस्ट है शुगर के लोगों के लिए, उसकी टाइम पीरियड बढ़ाओ। उसके बाद में मीठा खाना कम करो, ये डाइट में आ जाता है। बराबर है। हाँ, और उसमें ऑयली कम करो। और एक्सरसाइज में पेट पे जो प्रेशर आने वाले एक्सरसाइज है, जैसा मंडूकासन है, जैसा पवन मुक्तासन है, उष्ट्रासन है, ये जो एक्सरसाइज है पेट पे प्रेशर आते हैं, वहां पे जो पैनक्रियास सिक्रेशन होता है वो अच्छे से काम करना शुरू कर देता है। ओके। तो इसलिए एक्सरसाइज भी उसके साथ में मस्ट है। मस्ट है। बीपी बढ़ गया है समझो, तो डीप ब्रीदिंग करो, सबसे बेस्ट है। बीपी क्यों बढ़ता है? जब आपको नींद अच्छे से नहीं होती है स्ट्रेस लेवल या बढ़ता कुछ है। घर में कुछ चीजें हो जाती है सडनली, बराबर है। तो उसको हम नहीं रोक सकते। सही है। लेकिन ब्रीथ करो, उसको इनहेल करो, फिर उसके साथ में डीप ब्रीदिंग करो, उस पे फोकस करो। जब सांसें भरते हो आप, तो सांसों के साथ में जैसे जैसे आप सांस भरते हो उसको देखते जाओ, छोड़ते टाइम फिर से देखते जाओ। हाँ। अपने आप आपका बीपी हाँ कंट्रोल नॉर्मल में कंट्रोल में रहेगा। आ जाएगा। उसके साथ साथ जैसे कि स्किन प्रॉब्लम का भी मैंने देखा है कि आपके यहाँ आए हुए लोगों की स्किन प्रॉब्लम, तो उसके लिए भी एक्सरसाइज सॉल्यूशन है। सबसे मस्ट है। हाँ, उसमें एक्सरसाइज की वजह से आपके बॉडी के अंदर का जो टॉक्सिन्स है वो सब निकल जाता है। और हार्मोन्स मेनली है, हार्मोन्स बैलेंस में आ जाता है। दूसरा है कि आपका रूटीन अच्छे से बना के दिया जाता है। बराबर। सुबह आप कितने बजे उठते हो, उठने के बाद में आपने गर्म पानी पीना चाहिए। अच्छा। फ्रूट्स इंक्लूड करना चाहिए उसके अंदर। फाइबर इंटेक बढ़ाओ, मेरा मेन रोल रहता है उसमें, क्या फाइबर बढ़ाओ। अपने आप आपका स्टमक क्लीन हो जाएगा, अपने प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। बराबर है। और स्किन भी अच्छी हो जाती है। अच्छी हो जाती है। तो डाइट और एक्सरसाइज के कॉम्बो से डेफिनेटली आपके कोई भी मेजर स्किन प्रॉब्लम रहेंगे तो वो सॉल्व होने में काफी सपोर्ट मिलता है आपको, और बाकी भी लाइफस्टाइल डिसीज में। तो उसके साथ साथ जैसे कि एक्सरसाइज के साथ में हेल्दी लाइफस्टाइल में जैसे डाइट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो व्हाट टू ईट तो आपने बताया, व्हाट नॉट टू ईट ये भी आप थोड़ा सा हमको सजेस्ट कीजिए कि क्या खाना और क्या खाना नहीं चाहिए, और थोड़ा शॉर्ट में। मैं तो ऐसा पूरा दिन भर का ही रूटीन बोल देती हूँ आपको। हाँ, बोलिए ना प्लीज। और सब आप लोग भी फॉलो कर सकते हो। तो मेरे पास भी आने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसा कि आप सुबह उठते हो, मैं तो ऐसा बोलूंगी कि सुबह 5 बजे उठो, ऐसा मैं कभी नहीं बोलूंगी क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो गई है। और बोलूंगी तो भी आप उठोगे नहीं। तो सुबह जब कब उठोगे आप 7 बजे तक तो उठना चाहिए। बराबर है। 6 बजे उठना चाहिए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम 7 बजे तो उठना चाहिए। 7 बजे उठने के बाद में आप गुनगुना पानी पियो। आप बहुत सारे यूट्यूब पे आप फंडे देखते हो कि पानी के अंदर दालचीनी डालो, ये डालो, वो डालो, लेकिन कुछ जरूरत नहीं है। नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पियो, गरम गरम पानी पियो। अपने आप आपको जो चाहिए पेट के लिए, पेट साफ होने के लिए, क्लीन होने के लिए, वो हो जाता है, काम हो जाता है। उसमें दालचीनी डालोगे तो हर एक बॉडी को सूट होता है ऐसा नहीं है, हर एक बॉडी को सूट होना चाहिए। तुम्हारा बॉडी टाइप ना समझ के लैक ऑफ नॉलेज से कुछ करो तो गलत है, गलत हो जाता है। तो सुबह उठने के बाद में गर्म पानी पियो। उसके बाद में मैं कंपलसरी बोलूंगी आपको कि आपने ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए। अच्छा। उठने के बाद में, क्योंकि आप उठने के बाद में जब चाय पीते हो तो उसके पहले आपने कुछ तो खाना चाहिए। बराबर। मैं सुबह उठने के बाद में लोगों को फ्रूट्स खाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसके बाद उससे तो अच्छा है ड्राई फ्रूट्स यूज करो। चाय के साथ में हमें कुछ तो लगता है, वो मोस्टली आप लोगों में तो बहुत सारा रहता है। तो ये बहुत गलत है। चाय के साथ खाना है, क्या खाना है, ड्राई फ्रूट्स खाओ। अच्छा। और फिर चाय पियो, लेकिन उसके अंदर डुबो के कुछ खाते हो तो बहुत गंदी चीज है। यही सब आपका रूटीन, खारी, टोस्ट, बिस्किट नहीं खाना चाहिए। तो अभी उसके बाद और ये सब आपका यहीं पे पूरा रूटीन चेंज कर देता है। बाद में आप कुछ भी कितना भी करो, कुछ फायदा नहीं है इसका। ओके। फिर उसके बाद में आपका खाना आता है। खाने में आपका पूरा थाली भर के खाना चाहिए, जैसा कि सब्जी है, रोटी है, दाल है, चावल है, और उसके साथ में सैलड। मेन है आपका सैलड। सैलड में आप जो कुछ है आपके घर में वो एक बाउल भर के खाओ। ओके। और खाने के पहले कभी भी सैलड से शुरुआत करना चाहिए। पहले उबला हुआ कभी खाना नहीं चाहिए। पहले सैलड खाओ, रॉ खाओ,
उसके बाद में जो कुछ पका वाला है वो खाओ। और उसके साथ अगर बटर मिल्क भी बटर मिल्क add तो करें मोस्ट तो 100% श्योरली आपने लेना चाहिए, हम्म, क्योंकि आपके लिए डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा हाँ, आपको प्लेन नहीं पसंद, उसमें चाट मसाला डालो, और कोथमीर नमक डालो बराबर। और अच्छा हो जाएगा वो। अच्छा, तो इस तरीके से। हम्म। और शाम का खाना लाइटर लाइट, रखना। हाँ, शाम का खाना कैसा है कि आप फिर 5 बजे फ्रूट्स खाओ, शाम में फिर आप 6 बजे बोलते हैं लेकिन होता नहीं है, बराबर लेकिन है। 7 बजे आप खाना प्रॉपर खा सकते हो। उसमें सब्जी रोटी है या फिर कुछ खिचड़ी है हाँ। या किनोआ है। अब किसी को वेज वाले जो लोग हैं उन्होंने प्रोटीन इंटेक कम पड़ जाता है उनको, सही है। तो उन्होंने किनोआ जिसमें ज्यादा प्रोटीन है, जैसा कि मूंग का चिला है, बेसन चिल्ला है, जिसमें प्रोटीन इंटेक ज्यादा है, वो लेना चाहिए। चलो बढ़िया। अब ये डाइट का तो हम सब पक्का ध्यान रखेंगे। अच्छा, उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट अभी जो ये फैट डाइट्स होते हैं कि इसके वजह से, मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है टू डिस्कस कि जैसे क्रैश डाइट, जल्दी पतला होना है, फिर कीटो डाइट बोल दो, या हर्ब्स, सप्लीमेंट्स, फिर शेक्स, ये सब लेना चाहिए क्या? और अगर लेना है तो कितना लेना चाहिए? अभी कीटो या क्रैश डाइट, इसके खिलाफ तो मैं बहुत हूँ। क्योंकि हम कुछ दिन करेंगे, दुबला दिखेंगे, फिर स्किन पे झुर्रियां आ जाती है, ये मुझे पसंद नहीं है। बराबर है। थोड़ा टाइम पीरियड लगने दो, लेकिन प्रॉपर करो। 1 महीने में आपको 5 किलो कम करना है, वहां पे 3 kg करो, लेकिन पूरा खाना खा के करो। अच्छा, मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करती हूँ कि तुम प्रोटीन शेक लो या तुम आज छाछ पे ही रहो, रोटी छोड़ आज दो। हाँ रोटी नहीं खाना है आपको, आज सिर्फ फ्रूट्स पे रहो। अच्छा, ये मेरे को तो कभी ठंडा, हाँ, मेरे को तो कभी पसंद भी नहीं आया, और मैं लोगों को कभी ये करने से रोकती हूँ, ये करने से टोकती हूँ। सही है, क्योंकि ये आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। जब आप आगे जाओगे, हाँ मेरे पास है तब तक तुम अच्छे रहोगे, या मैं बोलती हूँ तब तक, या कोई भी बोलता है आपको, बराबर है, बराबर तो है। आप अच्छे रहोगे, आप कम भी दिखोगे, अच्छा भी लगेगा। जब बंद कर दोगे तो वापिस आप वहीं पे आ जाते हो, और आते हो तो भी आपकी सिस्टम जो है पेट की, वो पूरी खराब हो जाती है। फिर आप थोड़ा भी कुछ खाते हो, बाहर पार्टी में जाते हो, तो आपको कोई तो हर्ब्स लेना पड़ता है पेट साफ होने के लिए। ये मेजर इशू हो जाता है। फिर वहां से फिर पाइल्स की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, क्योंकि खाना डाइजेशन ही नहीं होता है ना। फिर सोचते हैं कि इतना योगा कर रही हूँ तो भी क्यों हो रहा है, लेकिन पहले क्या किया है आप? फैट डाइट के जो इम्पैक्ट है वो आप बता रहे हो। हाँ, ये सब जो फैट लॉस करने के है वो तब तक के लिए है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन है एक्सरसाइज करो, रोज के रूटीन पे फोकस करो। मतलब सिंपल कि जैसे अगर मेरा 10 साल में अगर मेरा 5 kg बढ़ रहा है, तो वो 1 महीने में मुझे कम करना जरूरी नहीं है, उसको ग्रेजुअली कम करते जाना। ये फैट डाइट से अच्छा कि खा पी के आराम से वजन कम करना, और उसमें भी जल्दी कम हो जाता है। प्रॉपर करते हो तो वो भी जल्दी कम हो जाता है। अच्छा, चलो बढ़िया है। तो सब लोगों को ध्यान रखना है ये चीज का। अभी एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन आपके लिए, कि जैसे कि फिजिकल हेल्थ हो गया, डाइट हो गया, तो इसके साथ साथ में मेडिटेशन अपने लाइफ में क्या रोल करता है फॉर हेल्दी एंड पीसफुल लाइफ के लिए? तो ये टेक्निक आप हमको कुछ बता सकते हो क्या? एक तो उसके बेनिफिट और उसके टेक्निक्स। जैसा कि बॉडी के लिए खाना जरूरी है, वैसा माइंड के लिए भी मेडिटेशन जरूरी है। मेनली तो माइंड के लिए मेडिटेशन जितना इम्पोर्टेंट है, उतना बॉडी के लिए डाइट की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा। तुम पीसफुल माइंड रहोगे तो तुम थोड़ा एक दिन खाना भी नहीं खाए तो कुछ नहीं लगता। अच्छा, लेकिन माइंड डिस्टर्ब रहा आपका, तो कंटिन्यू दिन भर आपको खाने की इच्छा हो जाती है, क्रेविंग्स बढ़ जाते हैं। सही है। तो उसके लिए एक तो आपको प्राणायाम से शुरुआत करके मेडिटेशन पे आना है। और मेडिटेशन जब आप करते हो सही तरीके से करो। ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत फास्ट ब्रीदिंग करो, उसको इनहेल करो, एक्सहेल करो, या 1-1 घंटा करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। 5 मिनट्स का भी टेक्निक आप उसके लिए यूज कर सकते हो। उसमें सिर्फ सीखना, अच्छे से उसको फॉलो करना, फिर आपको धीरे धीरे रिजल्ट मिल जाते हैं। और फिलहाल क्या हुआ है कि इतने सब लोगों को इतने काम है फिलहाल, किसी को भी टाइम नहीं है। सही है। सब चीजों के लिए टाइम रहता है, लेकिन मेडिटेशन या कुछ अपने लिए करना है तो अपने पास टाइम नहीं रहता है।
लेकिन सबसे मैं तो बोलूंगी कि सब काम छोड़ के सिर्फ अपने 5 मिनट आपने दिया तो आगे के 4 आवर्स या 6 आवर में जो काम होने वाले हैं वो आपके 2 घंटे में काम हो जाते हैं। बराबर है। और दूसरा है कि आप 6 घंटे 8 घंटे का काम करने के बाद में जितना थकते हो उतना ही आधा घंटा तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब रहा तो उससे ज्यादा आप थक जाते हो। तो उसके लिए कुछ आप एक छोटा सा टेक्निक हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं क्या, जिससे थोड़ा सा माइंड रिलैक्सेशन हो? ले सकती हूँ मैं। एक छोटा सा टेक्निक है जो अभी फिलहाल मैंने एक 2 सालों में लेना शुरू किया है। इसके Okay. पहले भी लेती थी लेकिन उसके लिए 15 मिनट से आधा घंटा लगता था, लेकिन अभी मुझे समझ में आया लोगों को इतना टाइम नहीं है, रेगुलरली नहीं कर पाते। तो एक 5 मिनट्स की टेक्निक है जिसमें आप ब्रेन के जो थॉट्स है उसको आप कम करने की कोशिश करो। आप थॉट्स कम करोगे, जैसा कि मैं बोलूंगी कि आपका मोबाइल है, मोबाइल के अंदर आपकी बहुत सारी मेमोरी जमा हुई है तो आपको एक बार डिलीट तो करना पड़ेगा उसको। वैसा ही अपने ब्रेन के अंदर बहुत सारी सोच है, बहुत सारे विचार है बचपन से लेके अभी तक के, तो उसको डिलीट करना जरूरी है और उसको कम करना जरूरी है। माइंड की स्ट्रेंथ बढ़ती है उससे। और उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आपको दूसरे नए थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे जो आपके लिए जरूरी है। ठीक है। पुराने निकाल दिए तो कुछ तो नया मिलेगा आपको अच्छा वाला। ओके। तो इसके लिए एक ट्रायल हम लोग ले सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। तो हमारे व्यूवर्स को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो मैम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपने को एक 1 मिनट का मेडिटेशन वो अपने को एक्सप्लेन करेंगे, सिर्फ आपको अपने उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है। तो लेट्स स्टार्ट। देखो सबको तो प्राणायाम मालूम ही है। धीरे से आप भस्त्रिका करते ही हो तो पहले भस्त्रिका कर लेना। एक 2-3 राउंड्स भी करे आपने या 5 राउंड्स करे। तो उसके बाद में सिर्फ आपको ब्रेन में देखना है। मैं आपको ही थोड़ा सा उस सेशन लेती हूँ। चलेगा। तो सब लोग मैम को सुन के ये इंस्ट्रक्शन प्लीज फॉलो कीजिए। आंखें बंद करो आप। धीरे से सांस भरो, 1 2 3, छोड़ो, 1 2 3, भरो, 1 2 3, छोड़ो, 1 2 3। ये नॉर्मल भस्त्रिका है, ये सब आप लोगों को मालूम ही है और आप सब लोग ये कर सकते हो। अभी यहाँ पे तो मैं सिखा ही रही हूँ। ये स्टार्टिंग से करना चाहिए मेडिटेशन के पहले तो ओंकार बोलना चाहिए, उसके बाद में 3 ओंकार बोलना चाहिए, फिर उसके बाद में भस्त्रिका करो, फिर उसके बाद में हमारा मेडिटेशन शुरू हो जाएगा। अभी एक हाथ चेस्ट पे रखो और उसके बाद में देखो ब्रेन में क्या चल रहा है तो आपके और कौन से थॉट्स है, इसको हम डिलीट नहीं कर सकते लेकिन कम से कम कर सकते हैं। सांस भरो ब्रेन के अंदर, चेस्ट पे प्रेशर दो और माउथ से रिलीज करो ओपन करके। फिर और सांस भरो, ब्रेन के अंदर जो थॉट्स है उसको पकड़ो सांस से, चेस्ट पे प्रेशर दो, रिलीज करो। फिर तीसरा थॉट आएगा, फिर उसको सांसों से भरो, माउथ से रिलीज करो। चेस्ट पे प्रेशर देना, फिर माउथ से रिलीज कर देना। आप सब ये लोग उसको 5 मिनट्स करोगे तो पूरा आपका ब्रेन पूरा एम्प्टी हो जाएगा। एक के थॉट्स आएंगे जाएंगे और पूरा ब्रेन आपका खाली हो जाता है। आप ये टेक्निक फॉलो करो और कमेंट्स में मेरे को बोलो आपको कैसा लगता है। टेक्निक को आप एक्सपीरियंस कीजिए पर्सनली और फिर हमको पक्का कमेंट में लिखिए कि आपको क्या एक्सपीरियंस आया इससे, और आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो भी आप हमको पूछ सकते हैं। तो थैंक यू मैम, इतने शॉर्ट टाइम में आपने पूरा फिजिकल मेंटल हेल्थ को काफी अच्छे से कवर किया विद डाइट, विद ऑल एज ग्रुप्स, फिर लाइफस्टाइल डिसीज। तो ये सेशन बहुत ही हम लोगों के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। थैंक यू सो मच। उसके साथ में एक हैंडमेड गिफ्ट आपके लिए है। थैंक यू। सच में बुटीक कितना अच्छा है। मेरा बहुत दिनों का ख्वाहिश था कि देखना है कि, लेकिन मेरा टाइम की वजह से या शेड्यूल की वजह से मैं आ नहीं सकी, लेकिन आज की ये सेशन की वजह से मेरे को निकिता की ये शूट देखना पड़ा, सब स्टूडियो देखना पड़ा। बहुत ही बढ़िया है सच में। उसमें एक कला है जो मैंने देखा, मैं उसको वही बोली कि हर एक
पर्सन कि हर एक चीज के लिए बनता है। वो मैंने निकिता में देखा कि उसका जो साड़ियाँ है जो उसने खुद पेंट किए हैं मेरे को बहुत पसंद आई है। और ड्रेस का कलेक्शन तो मेरी जो चॉइस है वही सब लग रहे थे। थैंक यू सो मच। ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले आना चाहिए था। मोस्ट वेलकम। बहुत ही बढ़िया है और उसकी खुद की मेहनत बहुत सारी है। मैं दिल से बोल सकती हूँ और मेरा कैसा है मैं नेचर कि जो दिल से निकलता है वही बोलती हूँ। राइट। और खरे सच में ही मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम, आपने अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा लग रहा है। सो दोस्तों, टुडेज फैशन मंत्रा है फॉर फिट एंड हेल्दी लाइफ के लिए डिसिप्लिन इज द सॉल्यूशन एंड लेटेस्ट फैशन के लिए माय 6 यार्ड इज द सॉल्यूशन। सो डू विजिट आवर बुटीक। और आज का सेशन कैसे लगा पक्का कमेंट कीजिए। और कल का डे है 3, कल हम वापस मिल रहे हैं 4 o'clock फेसबुक लाइव। सो स्टे कनेक्टेड। बाय बाय, टेक केयर।